हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटोरियल जगतसिंहपुर उड़ीसा। आज का हमारा टॉपिक है साइंस स्टैंडर्ड 10। पहले हम देखते हैं गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होता है? सीबीएसई नया रूल बनाया है, गाइडलाइन दिया है किस तरह का हम आंसर लिखें। देखते हैं। आपको पता होगा साइंस जो होता है 086 कोड होता है साइंस का, और इसका क्या होता है 3 सेक्शन होता है, एक बायोलॉजी, एक केमिस्ट्री और फिजिक्स। इस बार जो आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है, जो 25 का हमारा एग्ज़ाम है, 25 को साइंस जो है वो आपको पहले क्वेश्चन इस बार इसी तरह का आएगा। सेक्शन सब अलग होकर रहेगा। सेक्शन ए आपका रहेगा बायोलॉजी, सेक्शन बी केमिस्ट्री और सेक्शन सी में आपका रहेगा फिजिक्स। और क्या है इसको, ये तो रहेगा आपका क्वेश्चन अलग अलग, और क्या है आपको आंसर जो लिखना है वो भी अलग अलग लिखना है। मतलब सेक्शन ए में बायोलॉजी में आपको सिर्फ बायोलॉजी का आंसर लिखना है। आप बायोलॉजी के साथ केमिस्ट्री मिला नहीं सकते, या बायोलॉजी के साथ फिजिक्स नहीं मिला सकते, या फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर नहीं लिख सकते। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका सीबीएसई क्लियरली बोल दिया है कि आपका कॉपी इवैल्यूएशन नहीं होगा। मतलब आप अगर सही भी आंसर लिख रहेंगे तो आपका वो कट कर दिया जाएगा, मतलब इवैल्यूएशन नहीं होगा। तो आपको इस तरह का ध्यान रखना चाहिए कि सेक्शन ए में आप बायोलॉजी है, सारा बायोलॉजी क्वेश्चन कर दें। उसके बाद सेक्शन बी को जाएं, फिर केमिस्ट्री का क्वेश्चन करें, फिर सेक्शन सी में फिजिक्स है, फिजिक्स का क्वेश्चन करें। जो क्वेश्चन ना आए उसका आप नंबर लिख के क्या करें, आप स्पेस दे दें, रख दें, फिर बाद में आप करें, इट विल बी बेटर। लेकिन आपको जब भी क्वेश्चन जहाँ भी करें, सेक्शन और कौन सा इसका है, मतलब बायोलॉजी का या फिजिक्स का केमिस्ट्री, उसको मेंशन करके लिखना है। वेलकम टू रैपिड रिवीजन करेंगे साइंस का, देखेंगे। तो साइंस स्टैंडर्ड 10 आज का हमारा टॉपिक है पीएच स्केल से ज़्यादातर क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स 3 मार्क और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। पीएच जो हम देते हैं पी का स्टैंड्स पर पोटेंट, जिसका जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है पावर, और एस स्टैंड्स पर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। जो एच होता है ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के लिए होता है। तो इट इज स्केल यूज फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन। तो पीएच क्या है? हाइड्रोजन आयन मापने के लिए जो हम यूज करते हैं उसको हम पीएच स्केल बोलते हैं। दिस स्केल वाज डेवलप्ड बाय सोरेनसेन के द्वारा पीएच स्केल 1909 में पहले बार डिस्कवर किए गए। ये पीएच स्केल में क्या होता है ना, 0 से 14 तक को नंबर होता है, बीच में 7 रहता है। पीएच के वैल्यू अगर आपका 7 हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं न्यूट्रल। अगर 7 से कम होता है पीएच, उसे हम बोलते हैं एसिडिक नेचर। इन मतलब क्या होता है यहाँ पर न, H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है और OH- का आयन का घटता है, मतलब डिक्रीज होता है। जहाँ पर ज़्यादा जो एसिडिक रहेगा वहाँ पर इंक्रीजिंग होगा क्या आपका H+ आयन, और OH- आयन आपका डिक्रीज होगा। उसी तरह अगर पीएच का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 7 होता है तो उसे हम बेसिक बोलते हैं। वह बेसिक नेचर क्या होता है? बेसिक नेचर में इंक्रीज होता है, OH आयन जो होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, वो बढ़ता है बेसिक में, और डिक्रीज क्या होता है? हाइड्रोजन आयन जो होता है वो डिक्रीज होता है। इसी तरह आपको याद रखना होगा, पीएच अगर ग्रेटर देन 7 हो तो सोल्यूशन हमारा क्या होगा? बेसिक होगा। हम एग्जांपल ले सकते हैं बेकिंग सोडा। पीएच अगर हमारा लेस देन 7 हो तो सोल्यूशन हमारा एसिडिक होता है। एग्जांपल हम ले सकते हैं लेमन जूस। पीएच अगर हमारा इक्वल टू 7 एग्जैक्टली 7 हो तो सोल्यूशन हमारा न्यूट्रल होता है। जिस तरह हम प्योर वाटर जो पीते हैं वो हमारा क्या है? न्यूट्रल है। तो पीएच का एक फार्मूला होता है जो हायर क्लास में यूज होता है। तो आपके जानने के लिए मैं यहाँ पर दे दिया हूँ, -log H+ आयन का कंसंट्रेशन। तो इसी हिसाब से हम पीएच हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आपको पता होगा, जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका नेमिंग होता है। तो इसका उनका जो नेमिंग होता है वो 2 तरीका होता है। एक होता है कॉमन नेम, एक होता है IUPAC नेम। IUPAC का नाम फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप अगर कोई भी नया कंपाउंड डिस्कवर करते हैं तो उसको आप यहाँ पे लेके जाएंगे IUPAC नेम के पास में। तो 2 नेम हम दोनों नेम के बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अगर हमें किस तरह का नेमिंग हमको इस तरह का दिया होगा एग्जाम में, 25 में जो एग्जाम है साइंस का, बोला होगा राइट द नेम, IUPAC नेम बोला या कॉमन नेम बोला होगा, तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है? आपको पहले क्या करना है, ध्यान देना है आपको कार्बन पे। कार्बन कितना है आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट किस तरह का होगा मैं इस बारे में बोलूँगा। अभी आप लेफ्ट टू राइट ले लीजिए क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है। तो कार्बन पहला हो गया 1, उसके कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। यहाँ कितना है? 4 कार्बन है, 4 कार्बन है और ये स्ट्रेट कार्बन है, स्ट्रेट चेन इसको बोलते हैं।
तो 4 कार्बन जब होता है तो उसे बोलते हैं ब्यूटेन। तो कॉमन नेम में क्या बोलेंगे हम, एन ब्यूटेन। और आईपीएसी नेम में अगर बोलेंगे, आईपीएसी नेम क्या होगा, ओनली ब्यूटेन हम बोलेंगे इसको, ब्यूटेन। तो ये किस तरह हो गया, तो आपको काउंट करना है। n = 1 होने से हम इसको बोलते हैं मिथ, n = 2 होने से हम उसको बोलते हैं ईथ, n = 3 होने से हम उसको बोलते हैं प्रोप, n = 4 होने से हम बोलते हैं ब्यूट। तो इस तरह तो इतना आपको लिखना है। उसके बाद अगर सिंगल बॉन्ड हो तो हम ANE ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ANE। तो यहाँ पर 4 है तो हो गया आपका ब्यूट, ANE ऐड हो जाने से हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन। ये हो गया आपका आईपीसी नेम, और N ब्यूटेन हो गया आपका कॉमन नेम। सेकंड क्वेश्चन को आते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3, और नीचे एक ब्रांच होकर CH3 दिया है। तो यहाँ पर ब्रांचिंग है, ये आपका स्ट्रेट चेन था, ये ब्रांच चेन है। तो इसका आप किस तरह का नेमिंग करें, आपको पहले लेफ्ट टू राइट करके देखना है। जो ब्रांच में है मतलब इसको जो बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या है, CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। है मिथाइल व अल्काइल ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है। तो हमको देखना होगा जो फंक्शनल ग्रुप है वो लेफ्ट टू राइट में कौन पोजीशन में आता है, राइट टू लेफ्ट में कौन पोजीशन में आता है। अगर हम लेफ्ट टू राइट लें 2 पोजीशन में आएगा, तो राइट टू लेफ्ट लेंगे वही भी 2 पोजीशन में आएगा। तो इससे पता चला हमारा क्या है, मिथाइल क्या है, 2 पोजीशन में है। तो पहले आपको पोजीशन लिखना है। नेमिंग जब इस तरह का रहे तो आपको पोजीशन पहले मेंशन करना है। कौन सा पोजीशन है, पोजीशन 2 है। तो CH3 जो इसका नाम क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। या कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन होने से मैं आपको अभी बोला हूँ क्या बोलते हैं, प्रोप। सब सिंगल बॉन्ड है, क्या लगेगा, ANE, तो प्रोपेन। तो ये आपका हो गया 2 मिथाइल प्रोपेन। ये आपका नेमिंग हो गया। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 3 में आते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। ये स्ट्रेट चेन है। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेट चेन है तो आपको नाम नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। 5 है, 5 अगर है तो ये होता है, तब 5 के लिए हम यूज करते हैं पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो क्या होगा, ANE बढ़ जाएगा, आपको हो गया पेंटेन, और N पेंटेन कॉमन नेम हम बोल सकते हैं। उसके बाद वाला देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पर अगर देखें तो नंबर 2 पोजीशन में तो CH के नीचे क्या है, और एक फंक्शनल ग्रुप व मिथाइल अल्काइल ग्रुप लगा है। अल्काइल ग्रुप क्या है, मिथाइल है। तो अगर यहाँ पर हम अगर आप नेमिंग स्टार्ट करें, कहाँ से करेंगे, तो अगर लेफ्ट टू राइट जाएं तो 2 पोजीशन में आता है मिथाइल, मतलब 2 पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। अगर राइट टू लेफ्ट जाएं तो ये 3 पोजीशन में आता है। तो क्लोज कौन होगा, 2 होगा। तो नेमिंग हम इसको ऊपर ट्रेस देंगे, जो क्लोज होगा फंक्शनल ग्रुप जहाँ से, वहीं से नेमिंग किया जाएगा। तो पहले पोजीशन लिखा जाता है, तो हम पहले लिखेंगे 2 फंक्शनल ग्रुप का नाम, उसके बाद लिखेंगे नाम क्या है, मिथाइल, 2 मिथाइल। उसके बाद कार्बन कितना है, 1 2 3 4, 4 होने से हमारा होता है ब्यूट। सब में सिंगल बॉन्ड है, ANE लग जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। ऊपर क्या है, एक CH3 एक फंक्शनल ग्रुप मिथाइल लगा है, नीचे भी एक CH3 मिथाइल फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो इसमें अगर हम देखें लेफ्ट टू राइट भी जाएँ वही सेकंड पोजीशन में दोनों लगे हैं, राइट टू लेफ्ट जाएँ वो सेकंड पोजीशन में दोनों लगे हैं। तो यहाँ पर नेमिंग क्या होगा, दोनों का पोजीशन आपको पहले लिखना होगा। पहला जो मिथाइल है उसका पोजीशन हो गया 2, सेकंड जो मिथाइल है उसका भी पोजीशन है 2। तो आप इस तरह लिखेंगे 2, तो 2 बार मिथाइल है, 2 के लिए हम क्या करते हैं, डाई मिथाइल। उसके बाद कार्बन कितना है, 1 2 3, 3 होने से क्या होता है, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है ANE। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ये हो गया आपका नेम। दिस इज ऑल अबाउट योर नेमिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। अभी कार्बन आयनिक कंपाउंड का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हम देखने जाते हैं। तो क्या है, आइसोमर और आइसोमरिज्म। इससे हमेशा आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन भी आता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा गौर से देखिए। और आइसोमर किसको बोलते हैं और आइसोमरिज्म किसको बोलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड आइसोमर एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। मतलब सेम फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चर उसका अगर हम अलग अलग बना सकते हैं तो उसे हम आइसोमर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10। ये अल्केन ग्रुप का है, CnH2n+2, इसलिए इसका फॉर्मूला गया C4H10 ब्यूटेन। तो इसका कितना होगा ना, 2 आइसोमर पॉसिबल है। कैसे 2 आइसोमर पॉसिबल है, अब देखेंगे हम नीचे कैसे 2 आइसोमर होता है। उसके बाद पेंटेन। पेंटेन का कितना हो गया, C5H12। इसका कितना है
तीन आइसोमर पॉसिबल, अगर हम इसका डायग्राम करें तो तीन आइसोमर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिए हैं, ब्यूटेन का देखते हैं। ब्यूटेन में कितना होता है, ये आपको ग्राफिक स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। ग्राफिक स्ट्रक्चर आपको ईजी होगा करने के लिए। आपको पहले क्या है, ब्यूटेन C4H10, आपको 4 कार्बन इस तरह आपको लिख देना है। लिख देने के बाद आपको पता होगा कार्बन के चारी ओर क्या रहता है, 4 बॉन्ड रहना चाहिए, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6, एक 6 होने बाद के सेल में आपको रहेगा 2, आउटर मोस्ट सेल में 4 रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए कार्बन लिख के चारों ओर 4 हाइड्रोजन बढ़ा है, यहाँ 3 बटा है, एक बॉन्ड यहाँ पर, ये मिडिल वाला बॉन्ड रहेगा, ये दोनों के लिए काउंट किया जाएगा। तो इस कार्बन में अगर देखें, लेफ्ट साइड में एक रहा, राइट साइड में एक रहा, तो और 2 हाइड्रोजन। इसी तरह हमको पूरा कंप्लीट करना है, हर कार्बन के चारों ओर 4 बॉन्ड होना चाहिए, जिसका नाम क्या हो गया, अभी मैं पढ़ाया था उसके पहले भी आपके क्लास में प्रीवियस में क्या बताया था आपको, अगर स्ट्रेट हो तो उसे बोलते हैं एन ब्यूटेन। ये क्या है, एन ब्यूटेन। इसको अब हम इस तरह कॉन्डेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। ये हो गया IUPAC नेम। उसके बाद उसका और क्या स्ट्रक्चर हो सकता है, ने कार्बन 3 कार्बन एक सीधे में स्ट्रेट चेन में रहेंगे और एक नीचे रहेगा, ब्रांच होकर रहेगा। तो इस तरह अगर आपको याद रखना है, जब सेकंड में जब आपका सेकंड पोजीशन में कार्बन लगता है व ब्रांच करता है, तो उसे उस टाइम में हम कॉमन नेम बोलेंगे आइसो। क्या बोलेंगे, आइसो बोलेंगे। तो इस कार्बन में क्या करना है, एक कार्बन है तो चारों ओर 4 बॉन्ड के लिए 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड हम मिडिल में दिए हैं। इस कार्बन के लिए 2 और 2 हो गया आपका बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के नीचे एक यहाँ पर कार्बन है, कार्बन के साथ किया है। यहाँ पर देखिए कार्बन के साथ यहाँ पर एक 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया है, यहाँ पर कार्बन है 3 बॉन्डिंग, तो उसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, आपका नीचे रहा जो हमारा फंक्शनल ग्रुप CH3 मिथाइल। तो इसका नाम अगर हम बोलें तो इसमें अगर बोले कॉमन नेम में आइसोब्यूटेन, और जब IUPAC में बोले तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन। अब दोनों को अगर कंपेयर करके अच्छे से देखें तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, C4H10, दोनों में C4 मतलब 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन दोनों में, लेकिन आप दोनों का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो अलग अलग है। तो इसी को बोलते हैं आइसोमर, और इस फेनोमेना को बोलते हैं आइसोमरिज्म। शॉर्ट ट्रिक अब मैं बताता हूँ, क्वेश्चन के साथ जल्दी सॉल्व करें। नंबर ऑफ आइसोमर के हम निकालते हैं 2⁴ + 1। अगर हम ब्यूटेन का n = 4, तो यहाँ पर 4 अगर डालें n के जगह में तो 4 - 4 + 1, तो ये आपका कैंसिल हो गया। 2⁻0 जिसका पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, 1 + 1 2। अगर हम इसकी तरह पेंटेन का अगर देखें तो पेंटेन में n कितना होता है 5, 2⁵ - 4 + 1, 5 - 4 कितना होता है 1 + 1 = 2 + 1 = 3। तो पेंटेन का कितना पॉसिबल है, 3 आइसोमर पॉसिबल है। अभी कार्बन एंड कंपाउंड का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोले जाए वेरी इंपॉर्टेंट, अगर जितने भी बोले हैं तो ये हमेशा हर साल क्वेश्चन आपका ये रिपीट होता है। स्टरीफिकेशन रिएक्शन, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन। स्टरीफिकेशन रिएक्शन क्या है, व्हेन एन इथानॉल C2H5OH इसका फार्मूला होता है, रिएक्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, मतलब कौन एसिड रहेगा, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आज कैटालिस्ट, a sweet smelling liquid called ester CH3 single bond COO C2H5 is obtained. This reaction is called स्टरीफिकेशन रिएक्शन। तो इसे अगर हम बोलें सिंगल वर्ड में क्या बोलेंगे, जब इथानोइक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है, अगर उसको हम कुछ वार्म करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या होगा, आपको एक स्वीट स्मेलिंग लिक्विड आएगा, मतलब स्वीट स्मेल आएगा। वही प्रोसेस को हम बोलते हैं ईस्टर। जो स्वीट स्मेलिंग लिक्विड आता है उसे बोलते हैं ईस्टर, और वही प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टरीफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे मैं रिएक्शन दिखाऊँ, आपको मैं टेक्निक बताऊँ किस तरह आप याद रखेंगे। C2H5OH आपको इस तरह लिखना है, मतलब ये इथानॉल है, प्लस इथानिक एसिड का भी इस तरह लिखना है CH3 सिंगल बॉन्ड COOH। तो यहाँ पर OH, आप जहाँ पर भी H और OH देखें आपको पता चल जाए कि यहाँ पर वाटर निकलने वाला है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में। तो अभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर H उड़ जाएगा, तो H उठने के बाद आपका कितना रहा CH3COO, तो यहाँ पर H की जगह में आपका क्या आएगा C2H5 आके यहाँ पर बैठ जाएगा। तो CH3COO C2H5, इसी को हम बोलते हैं ईस्टर और इथाइल इथानोएट।
प्लस अभी के अंदर H प्लस OH क्या हो गया आपका वाटर हो गया। यही प्रोसेस को हम बोलते हैं एस्टरफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पे जो कॉन्सेंट बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपको, ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या है ना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपका एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर को रिमूव कर रहा है तो इसलिए इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। इसके बाद हम देखते हैं सापोनिफिकेशन, इसका यूजेस देखते हैं। यूजेस ऑफ ईस्टर कहाँ पे यूज होता है, इसका भी यूजेस भी पूछता है। ईस्टर्स आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड आज फ्लेवरिंग एजेंट, जो फ्लेवर हम खाते हैं फ्लेवर के लिए यूज किया जाता है, और जितना परफ्यूम इंडस्ट्री है सारे परफ्यूम इंडस्ट्री में ईस्टर को यूज किया जाता है। सपोनिफिकेशन रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर भी इसको बोलते हैं। सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, द ईस्टर गेट कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड when treated with an alkali like sodium hydroxide or NaOH. This reaction is called saponification reaction. It is used for preparation of this soap. मतलब साबुन बनाने के लिए जो प्रोसेस यूज होता है उसी का नाम होता है सापोनिफिकेशन रिएक्शन। यहाँ पर क्या किया जाएगा, हमारा जो ईस्टर निकला था, ईस्टर को हम क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड व स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है व कॉस्टिक सोडा बोलते हैं जिसको, इसके साथ हम क्या करेंगे, उसको रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर हम ईस्टर लिए हैं CH3 सिंगल बॉन्ड COO(C2H5), इसके साथ ईस्टर के साथ हम क्या करेंगे, अल्कली व सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्शन करेंगे। तो आपको पता होगा हम क्या होगा, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ इसको ईस्टर भी बोलते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर मतलब इससे क्या होगा आपका ना, इथानॉल व अल्कोहल सेपरेट हो जाएगा और हमको फिर से क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटेट व सोप मिलेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो हर कोई केमिकल कंपाउंड का दो पार्ट होता है, एक तो नेगेटिव पार्ट एक पॉजिटिव पार्ट। मैं यहाँ पे आपको इजीली दिखाया हूँ आपको रिएक्शन याद रखने के लिए। तो C2H5 किसके साथ जाएगा, OH के साथ जाएगा। C2H5OH ये आपका हो गया इथानॉल व अल्कोहल, उसके बाद प्लस CH3COO, ये जो C2H5 है ये आपका Na के साथ रिएक्शन हो जाएगा। तो CH3COO Na ये आपका हो गया सोडियम एसीटेट व जिसको हम बोलते हैं सोप। ये जो प्रोसेस है इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सापोनिफिकेशन रिएक्शन, जो हमारा यूज होता है कहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ सोप। आपको अगर पूछे क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन एस्टरीफिकेशन एंड सापोनिफिकेशन, आप लिख सकते हैं एस्टरीफिकेशन कहाँ पे यूज होता है, मेकिंग परफ्यूम और फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, और सापोनिफिकेशन कहाँ पे यूज होता है, फॉर मेकिंग सोप। थैंक यू।